हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास 2 करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद कितने वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा माना गया। तो ये हो जाएगा 15 वर्ष तक। इसका एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया था। उसके बाद हिंदी को मातृभाषा बना दिया गया था 15 साल के बाद। आप लोग याद रखना कि 15 वर्ष तक चला था। अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आंसर हो जाएगा 22। अनुच्छेद 344(1) और 351 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हिंदी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी वो था पुरुषोत्तम दास टंडन, इसीलिए इसको याद किया जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत अंग्रेजी के प्रयोग को किस वर्ष लागू किया गया। यह हो जाएगा 1965। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा प्राप्त है। आंसर हो जाएगा 22 और ये अनुसूची 8 में दिया हुआ है। गोवा की राजकीय कार्यालयी भाषा क्या है। आंसर हो जाएगा इसका कोंकणी। तो गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है जिसे राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी और मराठी सहायक भाषाएं हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यह भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। तो आर्टिकल 76 में होती है। आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी यानी कि एक महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी कौन है जिसे संघ और राज्यों की आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आर्टिकल 148 में दिया हुआ है सीएजी के बारे में। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेखा परीक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी कौन थे। तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहे थे। तो मोतीलाल सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे और उन्होंने 1950 से 1963 तक सेवा दी। यह सबसे लंबी अवधि थी। केंद्र और राज्यों की वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है। आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है। अटॉर्नी जनरल होता है। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल
भारत सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन होगा, तो आंसर है उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। यही वाला गलत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मतदान नहीं दे सकता है संसद में। अटॉर्नी जनरल संसद में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुआ था, जो लेनिन द्वारा किया गया था। तो मानवेंद्र नाथ रॉय इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इसका शॉर्ट में MN रॉय भी लिख सकते हैं, MN रॉय। कांशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। इसका शॉर्ट होता है बसपा। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। किसके द्वारा किया गया था? कांशीराम के द्वारा किया गया था। यह दल मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है? तो 6% है। साथ ही लोकसभा की कम से कम 4 सीटें, लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जितना अनिवार्य होता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कितनी प्रतिशत सीटें जितना आवश्यक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 6% होगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ, 6% होगा। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंगा थे। याद रखना कि मिजो नेशनल फ्रंट का जो संस्थापक था वो लाल डेंगा था। लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे, जो मिजोरम में सक्रिय मिजो राष्ट्रवादी दल है। वर्तमान में MNF के अध्यक्ष जोरामथांगा है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये 2012 में किया गया था केजरीवाल के द्वारा, और इसका ये हुआ था 26 नवंबर 2012 को हुआ था। ठीक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और वर्तमान अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई। याद रखना आप लोग कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना CN अन्नादुरई के द्वारा किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना CN अन्नादुरई ने 1949 में किया था। 1949 में किया था, और यह पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी में सक्रिय है। अभी भी मतलब एक्टिव है ये पार्टी। चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और वर्तमान अध्यक्ष MK स्टालिन है, और MK स्टालिन अभी प्रेजेंट में CM है, तमिलनाडु का CM है।
तमिलनाडु का। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाएगा। यदि वह कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तो 4 हो जाएगा। यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में, मिनिमम 4 होना चाहिए, और इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। यह चुनाव आयोग के मापदंडों में से एक है। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। यह उद्धरण मुंडक उपनिषद से लिया गया और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह दीर्घायु, अस्थायित्व और भारतीय संस्कृति में इसका पवित्रता का प्रतीक है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो पिंगली बैंकिया हो जाएगा। भारतीय ध्वज का मूल डिजाइन पिंगली बैंकिया ने दिया था। तिरंगे में बाद में सफेद पट्टी और अशोक चक्र महात्मा गांधी के सुझाव पर जोड़े गए। विशाल गिलहरी यानी कि जिएंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है, जिसे इंडियन जिएंट स्क्वायरल भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह हो जाएगा उड़ पिजन। यहाँ पे उड़ पिजन होगा, उड़ पिजन। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी अंडमान उड़ पिजन है, जो यह द्वीपों की जैव विविधता का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ? ये 2002 था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को 26 जनवरी 2002 से प्रभावी किया गया। इसके तहत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से तिरंगा फहराने की अनुमति मिली। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो दाएं छोर पर होना चाहिए। ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार यदि विभिन्न देशों के झंडे एक पंक्ति में प्रदर्शित किए जाएं तो भारतीय ध्वज को हमेशा सबसे दाईं ओर यानी कि दर्शक के बाएं से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यानी कि दर्शक के बाएं से होना चाहिए और जो और बाकी झंडे हैं उसके दाईं ओर होनी चाहिए। किस भारतीय राज्य ने मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश ने वर्ष 2013 में मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया था। यह पारंपरिक भारतीय व्यायाम का एक रूप है जिसमें खिलाड़ी एक खंभे या रस्सी का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्लखंभ पड़ा। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को, याद रखना आप लोग, गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था।
यह मीठे पानी में पाई जाती है और गंगा नदी की पारिस्थितिकी का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो अशोक हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ का एक प्रतीकात्मक रूप है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा था। यह पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और यह कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन था। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। हॉकी को लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है। हालांकि सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। यह खेल भारत को ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक दिला चुका है, विशेषकर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी के नेतृत्व में। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित रहता है। देश का की के कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो यह कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280 के तहत जो केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण के संबंध में सिफारिश करता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यह हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, यह सरकारिया आयोग का गठन कब किया जाता है, मतलब कब किया गया था? तो आंसर होगा 1983। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों में शक्ति संतुलन पर सिफारिश करना था। क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 या 1956 यहाँ पे होगा। 1956 में भाषा के आधार पर किया गया था, जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ये जो है पोट्टी श्री रामुलु, ये आंदोलन में मारा गया था। आंदोलन चल रहा था कि अलग राज्य बनाना है भाषा के आधार पर, तो ये आंदोलन के समय में मर गया था। उसके बाद ही मतलब गठन कर दिया गया सरकार की तरफ से। वर्ष देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा 1988।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1988 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? यह हो जाएगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। आर्टिकल 315 भारतीय संविधान के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस की स्थापना से संबंधित है। ये आयोग संघ और राज्य स्तर पर सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया का संचालन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 330 आर्टिकल 330 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आंसर को छोड़ो, एक्सप्लेनेशन ये आप लोग देख सकते हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 1978 में की गई थी। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु गठित दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग के रूप में विभाजित कर दिया गया है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुआ था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ और 1956 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह है और अभी 16वां चल रहा है और 16 नंबर में है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग ये भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी, लेकिन यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो सप्रू समिति हो जाएगा। नवंबर 1944 में गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे सांप्रदायिक समस्या की जांच और समाधान करने का कार्य सौंपा गया था। धार आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना था। धार आयोग और जेवीपी समिति का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना था। जेवीपी समिति ने 1949 में अपनी सिफारिशों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया। इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इनमें से कौन सी समिति संबंधित है? यहाँ पे 1956 हो जाएगा।
इनमें से कौन सी समिति संबंधित है भारत में कर सुधारों से? तो राजा चलैया समिति है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधारों से है और इसे काले धन की समाप्ति के लिए भी गठित किया गया था। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का उद्देश्य अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के विस्तार और संचालन में समन्वय करना है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? ये आलोक रावत बना था। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो काका कालेलकर। 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा में स्थित है। तो यह चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ में स्थित है, जिसे चंडीगढ़ की योजना बनाने में उनके योगदान के रूप में माना जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और कब से यह शुरू हुआ है? 2015 से शुरू हुआ है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था गुजरात। 1960 में बॉम्बे राज्य को मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। यह विभाजन भाषाई आधार पर किया गया था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें